नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम सबका स्वागत है। मतलब आज हमारे सामने एक बहुत ही खास विषय है। हम एक बेहद खूबसूरत कविता की परतों को खोलने वाले हैं, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। जी बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ पन्नों पर लिखी गई पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन और रचनात्मकता को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प जरिया है। आज का हमारा मकसद ये है कि हम इस कविता की एक एक पंक्ति से गुजरें और ये समझने की कोशिश करें कि कैसे एक कवि शब्दों के जरिए हमें उन सीमाओं के पार ले जाता है जिन्हें हम अक्सर सच मान लेते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं। हाँ, और इस सफर की शुरुआत करने से पहले मुझे लगता है इस शीर्षक कविता के बहाने इसके पीछे की सोच को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आम जिंदगी में जब हम बहाना शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई काम टालने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम स्कूल ना जाने का बहाना बनाते थे। एकदम सही। लेकिन यहाँ बहाने का मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ इसका अर्थ है माध्यम, प्रेरणा या फिर इंस्पिरेशन। देखिए, इस कविता के जरिए कवि हमें बता रहा है कि वो एक चिड़िया, एक फूल और एक बच्चे को बस एक माध्यम बना रहा है, ताकि वो कविता की असली ताकत को समझा सके। राइट जी। ये पूरी कविता असल में एक यात्रा है जो एक चिड़िया की उड़ान से शुरू होती है, फूलों के खिलने से होकर गुजरती है और एक बच्चे के खेल पर आकर पूरी होती है। और इस पूरी यात्रा का एक ही बड़ा संदेश है कि जो सच्ची क्रिएटिविटी है, जो हमारी कल्पना है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। ये नजरिया तो शीर्षक को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें एक बहुत ही सुंदर चित्र भी है। एक सोचती हुई लड़की की गुलाबी रंग की आकृति है और उसके विचारों में से फूलों की डालियां और पक्षी उड़ते हैं दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत चित्र वो। हाँ, और ये चित्र कहीं ना कहीं इस कविता की पूरी आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए है। तो आइए कविता के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कवि ने शुरुआत ही एक बहुत ही खूबसूरत और सरल सी तस्वीर से की है। पहली पंक्ति है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अगर इसे सीधे तौर पर देखें तो ऐसा लगता है जैसे चिड़िया की तरह कविता भी उड़ान भरती है। हाँ, लेकिन ये उड़ान सिर्फ आसमान में उड़ने तक सीमित नहीं है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो विचारों और इमेजिनेशन की उड़ान है। वो जो चित्र है ना, सोचती हुई लड़की का, वो बिल्कुल इसी बात को दर्शाता है। मतलब जब इंसान का दिमाग सोचना शुरू करता है। बिल्कुल। जब हम सोचते हैं तो हमारे विचार किसी आजाद पक्षी की तरह होते हैं, वे कहीं भी जा सकते हैं। कविता भी उसी कल्पना की उड़ान का दूसरा नाम है। लेकिन दिलचस्प बात इसके ठीक बाद वाली पंक्ति में आती है। कवि आगे कहता है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अगर हम इस पर थोड़ा रुककर सोचें तो ये थोड़ा अजीब लगता है। अजीब कैसे? मैं कहूंगा कि ये प्रकृति को कम आंकना नहीं है, बल्कि हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क समझना है। देखिए, एक चिड़िया की उड़ान एक भौतिक सच्चाई है। उसकी एक फिजिकल लिमिट होती है। एकदम सही। वो आसमान में एक निश्चित ऊंचाई तक ही जा सकती है, क्योंकि उसकी उड़ान उसके शरीर, उसके पंखों की ताकत और गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है। लेकिन जो इंसानी कल्पना है या जो कविता की उड़ान है, उसकी कोई भौतिक सीमा नहीं होती। हाँ, विचार तो कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। विचार अंतरिक्ष तक जा सकते हैं, अतीत में जा सकते हैं, भविष्य में जा सकते हैं। इसलिए एक भौतिक सीमाओं में बंधी चिड़िया उस असीम कल्पना की उड़ान को कभी नहीं समझ सकती। वाओ! इस नजरिए से देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है। शरीर की सीमाएं हैं लेकिन सोच की नहीं। इसके बाद कवि चिड़िया की उस भौतिक उड़ान का दायरा बताता है। तीसरी पंक्ति है, बाहर भीतर इस घर उस घर। अगर हम अपने आसपास देखें तो एक गौरैया या कबूतर उड़कर घर के अंदर आता है, फिर बाहर चला जाता है, या बस एक बैल्कनी से उड़कर सामने वाले घर की छत पर बैठ जाता है। और यही वो दायरा है जिसमें चिड़िया सिमटी हुई है। लेकिन जब हम इस पंक्ति को कविता के संदर्भ में देखते हैं तो इसके मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि कविता केवल किसी किताब के पन्नों में बंद नहीं रहती, वह इंसान के भीतर यात्रा करती है, यानी हमारी गहरी भावनाओं, हमारे दुखों और हमारी खुशियों तक पहुंचती है। और वो बाहर भी यात्रा करती है, यानी हमारे समाज, हमारी दुनिया और हमारे आसपास के माहौल पर अपना असर डालती है। मतलब कविताएं इस घर से उस घर तक जाती है। इसका अर्थ हुआ कि वो हर इंसान के दिल तक अपना रास्ता बना लेती है। बिल्कुल सही समझा आपने। और फिर पहले हिस्से की आखिरी पंक्ति आती है जो इस पूरे विचार को समेट लेती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ शब्दों का जो इस्तेमाल है, कविता के पंख,
वो कल्पना को एक बहुत ही ठोस आकार दे रहा है। हाँ, और यहाँ हमें साहित्य की एक बहुत ही सुंदर तकनीक को समझना चाहिए। इस पंक्ति में मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन और रूपक यानी मेटाफर का बहुत ही बारीकी से इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसे बहुत सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आसान शब्दों में समझें तो जब हम किसी निर्जीव चीज को जिसमें जान नहीं है उसे किसी जीवित चीज की तरह पेश करते हैं तो उसे मानवीकरण कहते हैं। अब देखिए, कविता तो बस कुछ शब्द हैं, लेकिन कवियों ने पंख दे दिए हैं, विचारों को पंख लगा दिए गए। हाँ, चिड़िया के पास असली पंख होते हैं जो उसे आसमान तक ले जाते हैं, और कविता के पास कल्पना के पंख होते हैं जो उसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने तक ले जा सकते हैं। इस माने यानी इस मतलब को एक भौतिक पक्षी नहीं समझ सकता। तो चिड़िया के इस उदाहरण से ये बात पूरी तरह स्थापित हो जाती है कि कल्पना की उड़ान भौतिक उड़ान से कहीं आगे की चीज है। अब चिड़िया के बाद कवि हमारा ध्यान बगीचे की तरफ ले जाता है। पंक्ति 5वीं है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। ये एक बहुत ही शांत और सुंदर छवि है। जैसे एक कली धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलकर एक पूरा फूल बनती है, वैसे ही एक कविता भी खिलती है। इस खिलने की प्रक्रिया में बहुत गहराई है। कोई भी विचार या कोई भी बेहतरीन आइडिया बस एक झटके में पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। वो शुरुआत में बस एक कली की तरह होता है, एक धुंधला सा विचार। फिर उसमें भावनाएं जुड़ती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, सही शब्द मिलते हैं और तब जाकर वो विचार एक पूरी कविता के रूप में खिलता है। ये विकास की एक क्रिएशन की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे चिड़िया वाले हिस्से में एक विरोधाभास था, वैसा ही विरोधाभास यहाँ भी देखने को मिलता है। अगली पंक्ति है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब अगर खिलने की बात हो रही है तो प्रकृति में फूल से बेहतर खिलना कौन जानेगा? फिर फूल इस खिलने से अनजान कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब फूल की उम्र में छिपा है। फूल की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, उसका समय सीमित है। वो आज खिलता है, अपनी पूरी सुंदरता बिखेरता है, लेकिन कुछ ही दिनों में प्रकृति के नियम के अनुसार उसे मुरझाकर खत्म हो जाना है। हाँ, फूल समय की सीमा में बंधा है। लेकिन एक बार जब कोई सच्ची कविता या कोई महान विचार खिलता है तो वो अमर हो जाता है। वो कभी मरता नहीं है। जो विचार समय को मात दे दे, उस अमर खिलने के एहसास को कुछ दिनों की जिंदगी जीने वाला फूल कैसे समझ सकता है? बहुत खूब। मतलब फूल की सुंदरता अस्थायी है, जबकि विचारों की सुंदरता स्थायी है। इसके बाद कवि फिर से वही पुरानी पंक्ति दोहराता है, बाहर भीतर इस घर उस घर। पहले ये चिड़िया की उड़ान के लिए था, लेकिन यहाँ फूल के संदर्भ में इसका मतलब उसकी खुशबू से है। जी, जैसे हवा के साथ एक फूल की महक घर के अंदर और बाहर पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और अगर इसे कविता से जोड़ें तो एक कविता की खुशबू क्या है? उसकी खुशबू है उसका प्रभाव, उसकी सीख। किसी एक जगह, किसी एक देश में लिखी गई कविता सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं रहती। दुनिया के किसी एक कोने में उठा कोई विचार इस घर उस घर होते हुए पूरी दुनिया को अपनी महक से भर देता है। अच्छी बात है, और अच्छे विचार सरहदों को नहीं मानते। और यही बात इस हिस्से की आखिरी पंक्ति में पूरी तरह साफ हो जाती है, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। ये पंक्ति प्रकृति के सबसे बड़े सच यानी विनाश या खत्म होने को चुनौती दे रही है। फूल की तो नियति ही यही है कि उसे मुरझाना है, वो खत्म होगा, लेकिन इंसान अपनी कल्पना और अपनी कला से इस नियम को तोड़ देता है। हाँ, हजारों साल पहले लिखी गई कविताएं आज भी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे आज ही लिखी गई हों। वे आज भी समाज को महका रही हैं, बिना मुरझाए सदियों तक महकते रहने का ये जो जादू है, ये फूल की समझ से बहुत परे है। अब तक हमने देखा कि प्रकृति की दो सबसे सुंदर चीजें, चिड़िया और फूल, दोनों ही सीमाओं में बंधी हैं, एक शरीर से और दूसरा समय से। लेकिन अब कविता अपने तीसरे और सबसे अहम पड़ाव पर आती है। हाँ, ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। यहाँ बात हो रही है एक बच्चे की। पंक्ति है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अचानक से हम प्रकृति से निकलकर एक बच्चे के खेल के मैदान में आ गए हैं। शब्दों के साथ खेलना, भावनाओं के साथ खेलना। यह खेल शब्द का आना बहुत बड़ी बात है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है? वे पूरी तरह आजाद होते हैं। उनके खेल में कोई तनाव नहीं होता। वो खुद अपने नियम बनाते हैं और जब चाहें उन नियमों को बदल देते हैं। वे खेल खेल में अपनी एक पूरी नई दुनिया रच लेते हैं। बिल्कुल। इसी तरह एक कवि भी शब्दों के साथ खेलते हुए पूरी आजादी महसूस करता है। वो व्याकरण की, समाज की हर सीमा को तोड़कर एक नई दुनिया बनाता है।
कविता और बच्चे का खेल दोनों ही शुद्ध आजादी के प्रतीक हैं। बच्चों के खेल की इस आजादी को अगली पंक्ति बहुत ही जाने पहचाने तरीके से दिखाती है। बाहर, भीतर, यह घर, वह घर। अगर हम बच्चों को खेलते हुए देखें तो उनके लिए घर के अंदर और बाहर में कोई फर्क नहीं होता। वे खेलते हुए कब अपने घर से भागकर पड़ोस वाले घर की रसोई में पहुंच जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। हाँ, वयस्कों की तरह वे दरवाजे पर खड़े होकर सोचते नहीं हैं कि ये किसी और की प्रॉपर्टी है। और यही वो चीज है जो बच्चों को वयस्कों से अलग करती है। वयस्कों के दिमाग में मेरा घर और तेरा घर की दीवारें बहुत पक्की होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये पूरी दुनिया सिर्फ एक खेल का मैदान है जहां कोई दीवार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और इसी बात को इस कविता की आखिरी और सबसे शक्तिशाली पंक्ति में कहा गया है, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। ये एक ऐसी पंक्ति है जो सिर्फ कविता के बारे में नहीं बल्कि पूरे समाज के बारे में एक बहुत गहरी टिप्पणी करती है। मैं कहूंगा कि ये पंक्ति इस पूरी कविता की आत्मा है। सब घर एक कर देने का मतलब सिर्फ मकानों से नहीं है। हम बड़े लोगों ने समाज में बहुत सी अदृश्य दीवारें खड़ी कर रखी हैं। धर्म की दीवारें, जाति की दीवारें, अमीर गरीब का फासला। हम हमेशा लोगों को बांटने में लगे रहते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा इन सब चीजों से पूरी तरह अनजान होता है। उसके मन में कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। उसके लिए हर इंसान अपना है, हर घर अपना है। वो अपनी मासूमियत से सारी दूरियां मिटा देता है। और कवि यहाँ समझाना चाहता है कि जो काम एक बच्चा अपनी मासूमियत में करता है, वही काम एक सच्ची कविता जानबूझकर करती है। यानी कविता भी समाज की इन बनाई हुई दीवारों को नहीं मानती। वो हर घर को एक कर देती है, पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधती है। चिड़िया आसमान नाप सकती थी, लेकिन उसकी एक हद थी। फूल महक सकता था, लेकिन उसका एक समय था। मगर बच्चा और कविता दोनों ने ही सीमाओं के इस पूरे ढांचे को ही तोड़कर रख दिया। और ये हमें इस चर्चा के उस गहरे हिस्से तक ले जाता है जहां हमें कविता, स्वतंत्रता और समाज के बीच के रिश्ते को समझना होगा। इस कविता से जो सबसे बड़ा विचार उभर कर आता है वो ये है कि इंसान की जो असली ताकत है वो उसकी कल्पना में है। हम अक्सर प्रकृति की आजादी की कस्में खाते हैं, लेकिन प्रकृति भी भौतिक नियमों के गुलाम है। इंसान का दिमाग और उसकी रचनात्मकता ही वो इकलौती चीज है जो हर तरह के भौतिक और समय के बंधनों से पूरी तरह आजाद है। ये बात हमें वापस उसी सोचती हुई लड़की के चित्र पर ले जाती है। वो चित्र सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन नहीं है, वो मानव मस्तिष्क की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। हमारा शरीर भले एक छोटे से कमरे में बंद हो, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार किसी भी सीमा को पार करके पूरी दुनिया को एक कर सकते हैं। और जब समाज अक्सर इंसान को नियमों, रिवाजों और दायरों में बांधने की कोशिश करता है, तब कला और कविता उस बच्चे की तरह सामने आती है जो खेल खेल में इन सारी दीवारों को गिरा देता है। तो कला का काम ही यही है, सीमाओं को तोड़ना। बिल्कुल। समाज हमेशा चीजों को डिब्बों में बंद करना चाहता है। ये सही है, ये गलत है, ये यहाँ की चीज है, वो वहाँ की चीज है। लेकिन अगर हम कविता को किसी पिंजरे में कैद करने की कोशिश करेंगे, उसे सीमाओं में बांधेंगे, तो वो कविता रहेगी ही नहीं। वो महज शब्दों का एक मृत ढांचा बन जाएगी। कविता की पहचान ही उसकी आजादी है। वो उस असीम ऊर्जा का नाम है जो कभी मुरझाती नहीं और जो कभी किसी एक घर की होकर नहीं रहती। इस पूरी बातचीत से ये बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि ये कविता सिर्फ हिंदी साहित्य के किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा भर नहीं है। ये जीवन को देखने का एक नजरिया है। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक केंद्रीय विचार में समेटना चाहें तो वो ये होगा कि रचनात्मकता और कल्पना की ताकत किसी भी भौतिक चीज से, चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उससे कहीं ज्यादा बड़ी और स्थायी होती है। और इसका सबसे सीधा असर हमारे सीखने और जीने के तरीके पर पड़ता है। अगर हम इसे विद्यार्थियों के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सबक है। जैसे बच्चे खेलते समय इस बात की परवाह नहीं करते कि क्या संभव है और क्या नहीं, वैसे ही ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया में या सीखने में हमें अपने दिमाग पर कोई ताला नहीं लगाना चाहिए। हमें अपनी कल्पना को हमेशा खुला रखना चाहिए। और जीवन जीने के तरीके के लिए भी ये कितना सच है। अगर इंसान की सोच में फूलों जैसी महक हो जो बिना किसी स्वार्थ के सब तक पहुंचे, और अगर हमारे व्यवहार में एक बच्चे जैसी मासूमियत हो जहाँ नफरत और भेदभाव के लिए कोई जगह ना हो, तो ये पूरा जीवन ही अपने आप में खूबसूरत कविता बन सकता है। एकदम सही बात कही। हमारे भीतर हमेशा एक बच्चा और एक आजाद पक्षी जिंदा रहना चाहिए, तभी हम जीवन की असली उड़ान भर सकते हैं और बिना मुरझाए
इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी सोच है जिस पर रुककर विचार करने की जरूरत है। आज के इस चर्चा ने सच में हमारी सोच के कई बंद दरवाजे खोले हैं। लेकिन इस चर्चा को समेटने से पहले आइए एक सवाल के साथ रुकते हैं जो इसी कविता से निकल कर आता है और हमारे आज के जीवन से गहराई से जुड़ा है। जी। अगर एक छोटे से बच्चे का खेल अलग-अलग घरों की दीवारों को गिराकर उन्हें एक कर सकता है, और अगर एक कविता सदियों पुरानी सोच को आज भी ताज़ा और जिंदा रख सकती है, तो आज हम सब अपने ही विचारों को, अपनी ही कल्पना को किन बहानों और किन सीमाओं के पिंजरे में कैद करके बैठे हैं। शायद अब उन पिंजरों को खोलने और अपनी सोच को पूरी तरह आज़ाद करने का वक्त आ गया है। इसी विचार के साथ आइए आज की इस शानदार चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए शुक्रिया, सीखते रहिए और अपनी कल्पना की उड़ान को कभी रोकने मत दीजिए।